दोस्तों, एक चाची नल के ऊपर बैठी बर्तन को धो रही थीं, लेकिन तभी जो है अचानक से वहाँ पर वो उनके जेठ का लड़का यानी कि जो उसका भतीजा होता है, वो आता है और आने के बाद डायरेक्टली जो है उन अपनी चाची के ब्लाउज़ में हाथ डाल देता है। जैसे ही वो उनके ब्लाउज़ में हाथ डालता है तो डालने के बाद जो चाची होती हैं वो तुरंत चौकन्ना हो जाती हैं और झट से खड़ी हो जाती हैं। खड़ी होने के बाद जब देखती हैं कि वो उन्हीं के जेठ का लड़का है यानी कि भतीजा है, तो उससे कहती हैं कि दरअसल तुम्हारी ये कैसी हरकतें हैं। दोस्तों उसके बाद वो तुरंत पहले तो हैरान रह जाता है, लेकिन उसके बाद वो अपनी चाची को जवाब देता है और कहता है कि जो तुम दूसरे लोगों के साथ करती हो, मैं भी तुम्हारे साथ वैसा ही कर रहा हूँ। दोस्तों उसके बाद कहीं न कहीं जो चाची होती हैं, वो अपने आप में खामोश हो जाती हैं और सोचती हैं कहीं ऐसा ना हो कि मेरा ये पोल खोल दे। दोस्तों उसके बाद वो चाची अपने भतीजे से कहती हैं कि ठीक है, अभी दिन है और शाम के समय में, रात के समय में तुम हमारे कमरे पर आ जाना। दोस्तों उसके बाद वो रात का इंतज़ार जो है बहुत ही बेसब्री से वो भतीजा उनका करने लगता है। दोस्तों ये आज की जो कहानी है वो वाक़ई में बहुत ही रोमांचक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस पूरी कहानी को देखने के लिए आप हमारे इस कहानी के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों आदाब, नमस्कार, मैं शादाब खान। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और कहानी को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। दोस्तों चलते हैं सीधे कहानी की तरफ। दोस्तों दरअसल जो आज की कहानी है वो कहानी दरअसल जो है बिहार के गोपालगंज ज़िले की है और गोपालगंज ज़िले में एक बहुत ही छोटा-सा गांव लगता है। उस छोटे से गांव में एक नीता नाम की लड़की रहा करती थी और वो नीता नाम की जो लड़की थी उसकी उम्र तकरीबन 22 साल के आसपास होती है और वो देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी। ज़्यादा पढ़ी-लिखी वो नहीं थी और उसका जो पति था वो दोस्तों उसका नाम सर्वेश था और वो अपने पति के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश रहती थी। और वो भी कोई ज़्यादा पढ़ा-लिखा नहीं था। उ उस सर्वेश के अलावा उसके घर में उसका बड़ा भाई था और उसका भतीजा था, उसकी जो है भाभी थी और प्लस उसके माँ-बाप और बहन भी थी। इतने लोग जो है घर में थे, कोई ज़्यादा बड़ा परिवार भी नहीं था। दोस्तों ये लोग जो है खेती-बाड़ी का जो है काम किया करते थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है सर्वेश पढ़ा ना लिखा होने के कारण वो उसके पास 4-5 बीघे की लगभग खेती होती है और वो उसी खेती पर छोटी-मोटी अपनी खेती जो भी क कर पाता था, वो किया करता था और इस तरीके से उसकी ज़िंदगी पूरी तरीके से जो है हँसी-खुशी से कट रही थी। क्योंकि एक तरफ सर्वेश इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि उसकी बीवी जो थी वो वाक़ई में बला की खूबसूरत थी और वो उसको पा कर के वो बहुत ही ज़्यादा खुश था और अपनी ज़िंदगी में खूब अच्छी तरीके से रोमांस कर रहा था। लेकिन दोस्तों तभी शादी के तकरीबन 2 महीने के बाद कुछ ऐसा होता है कि उसकी जो बीवी वो उसकी जो खेती-बाड़ी होती है, वो खेती-बाड़ी में अपनी जो है व्यस्त था, बहुत ही लगन और मेहनत से काम कर रहा था। लेकिन तभी अचानक से एक वहाँ पर ज़हरीला साँप आ जाता है और साँप आने के बाद उसको काट लेता है। और जैसे ही काटता है तो वहाँ पर सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और तुरंत उसको जो घरेलू नुस्खे होते हैं, वो भी उसके ऊपर अपना जो है अपनाए जाते हैं। उसको जो है कई जगह जो है तंत्र मंत्र के ज़रिए उसको दिखाया जाता है, लेकिन दोस्तों उसको कोई भी फ़ायदा नहीं मिल पाता है और उसके बाद जो है उसकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। दोस्तों मृत्यु होने के बाद अब कहीं न कहीं जो नीता होती है उसकी बीवी, वो कहीं न कहीं अब विधवा हो चुकी थी और वो देखने में तो वाक़ई में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। दोस्तों उसके बाद जो है उस सर्वेश का जो है अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और अंतिम संस्कार करने के बाद उस घर में जो है एक गम का माहौल सा बन जाता है और वो कुछ दिन तक तो ऐसे ही मामला चलता रहता है। उसके बाद जो नीता के घर वाले होते हैं, वो उसके घर पर आते हैं अपने समझाने में। तो अपने समधन लोगों से बैठ कर के वो लोग बातचीत कर रहे होते हैं और कहते हैं कि दरअसल हमारी बेटी जो नीता है, वो अभी नौजवान ही है, अभी उसकी शादी को कितना टाइम ही हुआ है और हम ये सोच रहे हैं कि क्यों ना एक बार फिर से जो है उसकी ज़िंदगी को बसाया जाए और उसकी शादी कर दी जाए। इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारी बेटी को हमारे साथ भेज दीजिए और उसकी हम दोबारा से फिर से शादी कर सकें। लेकिन दोस्तों तभी जो उसका जो भाई होता है, जो सर्वेश जिसका देहांत हो चुका था साँप काटने की वज़ह से, उसका जो बड़ा भाई होता है, जिसका नाम विशाल होता है, तो दोस्तों वो विशाल कहता है कि दरअसल इस घर का बेटा ख़त्म हुआ है, तो कहीं न कहीं दुःख इस घर वालों को भी है और साथ में मेरा भी भाई ख़त्म हुआ है, तो दुःख मुझे भी है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि जो भी दुःख है, गम है, जो गमों का पहाड़ हम लोगों पे टूटा है, अभी वो फ़िलहाल शांत हो जाए। उसके 2-3 महीने के बाद आप आना और अपनी बेटी को ले जाना, फिर जो चीज़ आपकी समझ में आए, वो चीज़ जो है करना। दोस्तों इसके बाद जो है वो लोग जो उसके मायके वाले होते हैं नीता के, वो अपने घर पर वापस चले जाते हैं और जाने के बाद जो नीता होती है, वो आराम से अपने घर पर, अपनी ससुराल में आराम से रह रही होती है। लेकिन चूँकि वो देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी,
अभी नौजवान ही थी, शादी को कोई ज़्यादा वक़्त नहीं हुआ था, तो उसके जो अगल-बगल के लोग होते हैं, जो मोहल्ले के लोग होते हैं, तो उसके ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा जो है लाइन मारने लगते हैं और यहाँ तक कि जो उसका बड़े जेठ का जो लड़का होता है, जो उसका भतीजा लगता है, वो खुद भी उसके ऊपर कहीं न कहीं लाइन मारने लगता है। अब दोस्तों इसी तरीके से जो है वक़्त आगे बढ़ता जाता है और जो है वक़्त 2-3 महीने का तकरीबन ऐसे ही और गुज़र जाता है। उसके बाद एक दिन ऐसा होता है कि जो गाँव के प्रधान होते हैं, वो प्रधान उसके घर पर आते हैं और आने के बाद उस नीता से मुलाकात करते हैं और कहते हैं कि दरअसल तुम्हारे जो पति था सर्वेश, उसकी जो मृत्यु हुई है, वो दरअसल आकस्मिक हुई है, यानी कि साँप के काटने से हुई है। तो इसमें जो है सरकार से कुछ मुआवज़ा आपको मिल सकता है। तो अगर आप इसके लिए इजाज़त दें, तो मैं इसमें जो है आगे की कार्रवाई करूँ। तो दोस्तों तभी वो नीता कहती है और उसके घर वाले भी कहते हैं कि हाँ, बिल्कुल आप इसमें कार्रवाई कीजिए और कुछ ना कुछ तो जो है मुआवज़ा मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद दोस्तों वो जो ग गाँव के प्रधान होते हैं, वो नीता से कहते हैं कि इसके लिए तुम्हें मेरे साथ में चलना पड़ेगा तहसील और वहाँ पर कुछ कागज़ी कार्रवाई होगी, उसको पूरी तरीके से मुकम्मल करना होगा। दोस्तों इसके बाद वो राज़ी हो जाती है और राज़ी होने के बाद जो गाँव के प्रधान होते हैं, वो उससे कहते हैं कि दरअसल कल जो है सुबह तुम 10 बजे मेरे साथ में मेरी बाइक पर बैठ कर के चलना और उसके बाद मैं वहाँ पर कुछ जो कागज़ात मुकम्मल होने, दस्तखत होने हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पर करवा दूँगा। दोस्तों उसके बाद जैसे ही अगला दिन होता है, तो वो आता है गाँव का प्रधान और अपनी मोटरसाइकिल लेकर के और उसको अपनी बाइक पर पीछे बिठा लेता है और बिठाने के बाद वो जाता है तहसील में और तहसील में जाने के बाद वो वहाँ पर उसके जो भी कागज़ी कार्रवाई होती है, वो वहाँ पर पूरी करता है, लिखा-पढ़ी करता है, दस्तखत वगैरह करवाता है। कई सारे उसके जो है फ़ोटो खींचे जाते हैं। दोस्तों इसी काम में जो है पूरा का पूरा दिन बीत जाता है और रात को ये लोग वहाँ से वापस हो रहे होते हैं। लेकिन ये जो है चूँकि कहीं न कहीं जो ग ग गाँव का प्रधान था, उसका उसका भी ईमान उसके ऊपर डोल गया था क्योंकि वो देखने में काफ़ी भला की खूबसूरत थी। और इसलिए जो है जब सुबह जब उसको लेकर के गया था, तो वो दूसरे रास्ते से गया था और शाम को जब उधर से वापस हो रहा था, तो वो एक अनजान रास्ते से जो एक जंगल टाइप के रास्ते से वो वापस आ रहा था। तभी दोस्तों रास्ते में जो है एक गन्ने का खेत पड़ता है। तो गन्ने के खेत पड़ने से पहले ही थोड़ी दूर पहले ही जो है थोड़ा ऊबड़-खाबड़ रास्ता था, तो वो अपनी गाड़ी को रोकता है और रोकने के बाद वो नीता से कहता है कि आप थोड़ा-सा और आगे खिसक कर जो है फट करके हमसे बैठ जाइए और हमको अच्छी तरीके से पकड़ लीजिए, क्योंकि ये रास्ता जो है काफ़ी ऊबड़-खाबड़ है, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप नीचे गिर जाएँ और आपको चोट लग जाए। उसके बाद वो आगे बढ़ कर के फट कर बैठ जाती है और उसकी कमर को अच्छी तरीके से पकड़ लेती है। उसके बाद थोड़ी दूर वो लोग सफ़र और तय करते हैं। उसके बाद दोस्तों एक गन्ने का खेत आता है और जब गन्ने का खेत आता है तो वहाँ पर वो गाँव का प्रधान गाड़ी को रोक देता है। उसके बाद नीता उससे पूछती है कि प्रधान जी आखिर क्या हुआ? आपने यहाँ पर गाड़ी क्यों रोक दी है? उसके बाद प्रधान जी उससे ये बात कहते हैं कि दरअसल मैं तो तुम्हारा ये काम क करवा दूँगा और ये तुम्हारा काम हो भी जाएगा। तुम्हारे खाते में पैसे भी आ जाएँगे मुआवज़े के। लेकिन इसके बदले में तुम हमारी एक बात मान लो। तो वो कहती है नीता कि बताओ क्या बात है? तो वो जो गाँव का प्रधान होता है, वो कहता है कि दरअसल जो है मैं तुम्हारे साथ कुछ करना चाहता हूँ। दोस्तों उसके बाद वो भी इस बात का कोई एतराफ़ नहीं करती है और वो समझ जाता है कि ये जो है वैसी ही है। दोस्तों उसके बाद वो उसका हाथ पकड़ कर के उस गन्ने के खेत में उसको बीचों-बीच गन्ने में ले आकर के बिठाता है और बिठाने के बाद उसके साथ गलत काम को अंजाम देता है और वहाँ पर तकरीबन आधा घंटा लग जाता है। उसके बाद ये लोग अपनी ख्वाहिशात को पूरी करके जब उस गन्ने के खेत से बाहर निकलते हैं और उसके बाद गाड़ी पर बैठ कर के वहाँ से वापस आने लगते हैं। लेकिन चूँकि दोस्तों रात का समय हो चुका था, 7 से 8 बजे का समय हो चुका था। अब कहीं न कहीं नीता के घर वाले भी उसको ढूँढने लगे थे। तभी जो उसका जो भतीजा होता है सौरभ, दोस्तों अब सौरभ को भी कहीं न कहीं ये चिंता होने लगी थी, क्योंकि सौरभ भी कहीं न कहीं अपनी चाची के ऊपर लाइन मारता था। तो वो सोचने लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो है प्रधान जी उसको कहीं न कहीं पर सेट कर दें। दोस्तों उसके बाद वो प्रधान के घर पर जाता है और वहाँ पर पूछताछ करता है कि दरअसल प्रधान जी अभी आए हैं कि नहीं? तो वहाँ पर बताया जाता है कि आए नहीं हैं लेकिन बस पहुँचने ही वाले हैं। उसके बाद दोस्तों वो अपने घर पर वापस चला जाता है। तभी कुछ ही देर के बाद वो नीता भी अपने घर पर वापस चली जाती है। उसके बाद वो घर पर पूछताछ होती है कि आखिर इतनी देर कहाँ लग गई? तो वो बताती है कि दरअसल थोड़ा कागज़ी कार्रवाई थी इसलिए वहाँ पर देरी हो गई। दोस्तों उसके बाद जो है बात जो है आई गई हो जाती है और ये मामला जो है पूरी तरीके से ऐसे ही चलता रहता है।
तो इसके बाद करीब जो है 3 दिन का समय और बीत जाता है और 3 दिन का समय बीतने के बाद वो गाँव का प्रधान फिर से नीता के पास आता है और आने के बाद उससे कहता है कि दरअसल वीडियो साहब ने आपको बुलाया है और थोड़ी-सी जो है कार्रवाई बची है, वो कार्रवाई होने के बाद आपके खाते में कहीं न कहीं पूरे पैसे मिल जाएँगे। दोस्तों उसके बाद वो फिर से उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है और जो है उसके मोटरसाइकिल पर बैठ कर के वो फिर से जाने लगती है। लेकिन तभी जो है एक ग गाँव ही का जो है अगल-बगल का जो गली मोहल्ले में काफ़ी शोर हो चुका था उस दिन इस मामले में कि जो है प्रधान इसको कहीं न कहीं लेकर के गए हैं। उसके बाद वो जो गाँव का एक गाँव मोहल्ले का जो लड़का होता है, जो चांस मार रहा होता है, जो लाइन मार रहा होता है पहले से नीता को, वो कहीं न कहीं उसका पीछा कर लेता है प्रधान का और जब प्रधान उसको अपनी गाड़ी पर बैठा करके तहसील लेकर के जाते हैं, तो वो भी कहीं न कहीं पीछे लग जाता है पीछा करने के लिए। उसके बाद वो तहसील के बाहर रुक जाता है और प्रधान जी उसको लेकर के जो है तहसील में एसडीएम के पास जाकर के वीडियो के पास जाकर के वहाँ पर पूरी कार्रवाई करते हैं। हालाँकि वहाँ पर काम तो बहुत ही जल्दी हो जाता है, लेकिन चूँकि जो प्रधान था वो काफ़ी जानबूझ करके जो है इस बात को लेट कर रहा था ताकि जो है शाम हो जाए और शाम होने के बाद उसको वो अपने काम को अंजाम दे सके। दोस्तों इसके बाद जैसे ही शाम होती है वो तुरंत उसको वहाँ से लेकर के निकलता है और एक जंगलिया रास्ते पर जाता है और रास्ते में एक जंगल मिलता है। वहाँ पर वो गाड़ी को रोक देता है और रोकने के बाद उससे कहता है अनीता से कि उस दिन जिस काम को अंजाम दिया था वही काम आज फिर से करना है। उसके बाद भी वो जो है एक बार भी एतराफ़ नहीं करती है और उसके बाद वो प्रधान के साथ में उस जंगल में जा कर के दोस्तों वो दोनों लोग अपने-अपने शारीरिक सुख को पूरी तरीके से जो है शांत करते हैं और प्राप्त करते हैं। दोस्तों लेकिन जब वो ऐसा कर ही रहे थे तभी जो वहाँ पर रमेश होता है वो वहाँ पर पहुँच जाता है और जैसे ही प्रधान रमेश को देखता है वो तुरंत तन कर खड़ा हो जाता है और अपने कपड़े पहनता है और नीता भी अपने कपड़े पहन लेती है। और तभी जो है वो जो रमेश होता है वो देखता है तो प्रधान भी देखता है तो प्रधान कहता है कि तुम यहाँ पर क्या लेने आए हो? तो रमेश देखता है कहता है अच्छा यहाँ पर ये सब चल रहा है। दोस्तों उसके बाद तो प्रधान उसको हड़का देता है कि जाओ यहाँ से चले जाओ और किसी को कुछ मत बताना। तभी जो नीता होती है वो कहती है नहीं अभी मत जाना यहीं पे रुको और तुम ये बात किसी को मत बताना। तभी वो रमेश जो होता है वो कहता है ठीक है मैं ये बात किसी को नहीं बताऊँगा लेकिन उसके बदले में जो काम तुमने प्रधान के साथ किया है वही काम तुमको मेरे साथ भी करना होगा। उसके बाद वो चुप हो जाती है और उस रमेश से भी वही काम को अंजाम दिलवाती है। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और कहता है ठीक है हम किसी को नहीं बताएँगे और प्रधान उसको ला कर के घर पे छोड़ देता है। दोस्तों इस तरीके से प्रधान साइड हो जाता है, लेकिन जो रमेश होता है वो कहीं न कहीं अपने दोस्तों को बता देता है कि हमने नीता के साथ ऐसे-ऐसे गलत कामों को अंजाम अंजाम दिया है, क्योंकि नीता के ऊपर और भी मोहल्ले के कई सारे लोग लाइन मार रहे थे। जब उनसे ये बात बताता है, तो बताने के बाद जो वो एक लड़का और होता है, वो भी जो है उसकी फिराक में रहता है और वो भी 2-3 दिन के अंदर ही अपने अपने भी काम को पूरी तरीके से अंजाम दे देता है। दोस्तों अब कहीं न कहीं ये बात आ ही गई होती है और ये बात जो है पूरी तरीके से उसके घर पर भी पहुँच जाती है और घर पर पहुँचने के बाद कहीं न कहीं जो उसका भतीजा होता है सौरभ, उसको भी जो है इस बात का पता चल जाता है। तो एक दिन ऐसा होता है कि वो नीता अपने अपने ही घर में जो है नल पर बैठी हुई बर्तन माँज रही थी, तभी अचानक से उसका भतीजा आता है और आने के बाद वो उसके ब्लाउज़ में हाथ डाल देता है और हाथ जैसे ही डालता है तुरंत जो है उसकी जो चाची होती हैं, वो तन करके खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं कि दरअसल तुम्हारी ये क्या जो है हरकत है। उसके बाद जो है कहीं न कहीं वो भी कहता है कि जो तुम जो दूसरों के साथ करती हो, वही मैं भी तुम्हारे ही साथ कर रहा हूँ। उसके बाद कहीं न कहीं वो इस बात को सुन कर के खामोश हो जाती हैं कि कहीं किसी और को ना पता चल जाए। उसके बाद उससे वो कहती हैं कि अभी दिन है, रात के समय में हमारे कमरे पर आ जाना। दोस्तों उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। और जाने के बाद वो रात का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहा होता है। सभी लोग खाना खाते हैं, पीते हैं, लेट जाते हैं, सो जाते हैं। रात के तकरीबन 10 बजे के आस-पास का समय हो जाता है। नीता अपने कमरे में लेटी हुई होती है, जाग रही होती है उसी के इंतज़ार में कि कब वो आएगा। तभी दोस्तों जब रात का 10 बज जाता है तब वो जा कर के उसके कमरे में जाता है और अंदर से दरवाज़े को बंद कर लेता है और वहाँ पर जा कर के उसके बगल में उसकी बेड पर लेट जाता है और लेटने के बाद वो उसके जिस्म को जो है सहलाने लगता है। उसके बाद जो है उसके जो उन दोनों के जो है उत्तेजना सी पैदा होती है। उसके बाद एक ही झटके में वो उसके नीता के कपड़े को उतार देता है और उसके साथ जो शारीरिक संबंध होते हैं वो दोस्तों बनाने लगता है। तभी जो है दोस्तों कम से कम आधे घंटे तक वो उसके साथ ऐसे काम को अंजाम देता है और उसके बाद वहाँ से जो है निकल लेता है। उसके बाद इन दोनों की जो है आपस में इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी क्योंकि जो सुख उसको अपने भतीजे से मिल रहा था,
वो सुख ना तो प्रधान से मिला था और ना सुख वो रमेश से मिला था और ना ही वो सुख उसके दोस्त से मिला था और ना ही वो सुख उसको अपने पति से मिला था। तो इसलिए कहीं न कहीं वो अपने भतीजे के साथ बहुत ज़्यादा खुश रहने लगती है। जब कभी भी इन लोगों को मौका मिलता था तो अपने भतीजे के साथ ऐसे गलत काम को अंजाम देने लगती है। तभी 2-3 महीने का समय बीत जाता है, उसके बाद कहीं न कहीं उसके जो मायके वाले होते हैं वो आते हैं और आने के बाद वो अपनी बेटी से कहते हैं कि चलो बेटी तुम्हारी कहीं न कहीं से शादी करवा दें और तुम अभी जवान हो। हालाँकि उसकी बेटी जो होती है वो कहती है कि ठीक है माँ मैं चल तो दूँगी, लेकिन मैंने जो कुछ कागज़ी कार्रवाई जो है चल रही है और सरकार से मुझे कुछ मुआवज़ा मिलने वाला है, वो मुआवज़ा मिल जाए उसके बाद मैं आपके साथ में चलूँगी। दोस्तों उसके बाद क्योंकि वो जाना बिल्कुल भी नहीं चाहती थी लेकिन फिर बहाना कर देती है, क्योंकि यहाँ पर वो सौरभ के साथ अपने भतीजे के साथ पूरी तरीके से वो खुश थी और उसी के साथ ज़िंदगी जो है काटना चाहती है। लेकिन तभी दोस्तों एक दिन ऐसा होता है कि इन सारी हरकतों के बारे में जो है एक जो रमेश नाम का लड़का जो पहले ही उसके साथ गलत काम को कर चुका था, तो अब कहीं न कहीं उसको भी चस्का लग गया था और वो पूरी चीज़ पूरी तरीके से समझ चुका था कि ये बेशर्म औरत है। उसके बाद वो उसके घर के बाहर वो चक्कर लगाने लगता है, लेकिन जब वो चक्कर लगाने लगता है तो कहीं न कहीं जो उसका भतीजा होता है सौरभ, वो जब उसको देखता है कि ये बार-बार चक्कर लगा रहा होता है, तो उसके साथ उसकी कहा-सुनी हो जाती है और कहा-सुनी होने के बाद वो सौरभ जो है रमेश को बहुत ही ज़्यादा मार-पीट देता है। उसके बाद वो जो है अपने घर जाता है और घर जैसे ही जाता है, तो उसके घर वाले पूछते हैं कि क्या बात है, किसने मारा? तो वो बताता है कि दरअसल हमको सौरभ ने मारा है। उसके बाद जो है वो पूछते हैं कि किस संबंध में मारा है? तो वो कहता है कि दरअसल नीता के संबंध में मारा है। दोस्तों उसके बाद उसके घर वाले, उसके भाई-बहन सभी लोग उसके घर पर आते हैं, लड़ाई-झगड़ा करने लगते हैं। तभी वहाँ पर लोग पूछते हैं कि आखिरकार ये लड़ाई किस लिए हो रही है? तो वो रमेश साफ-साफ बता देता है कि ये लड़ाई सिर्फ़ नीता की वज़ह से हो रही है। उसके बाद वो खुल कर के बता देता है कि एक दिन दरअसल हमने गाँव के प्रधान को इसके साथ पकड़ लिया था और यहाँ तक कि मैंने भी इसके साथ गलत काम को अंजाम दिया है। दोस्तों ये बात जैसे ही नीता सुनती है, कहीं न कहीं वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और बहुत ज़्यादा शर्म से लज्जित हो जाती है। और उसके बाद जब ये सारी खबर पूरे घर वालों के सामने आती है, जो इसके जेठ होते हैं, वो भी जब इस बात को जान पाते हैं कहीं न कहीं, तो वो जो है अपने जो उसके समधन होते हैं, तो उसके पास वो फ़ोन करती हैं और करने के बाद उसको जो है नीता के भाई के पास फ़ोन करता है और कहता है कि अपनी बहन को तुम यहाँ पे ले जाओ क्योंकि इसकी वज़ह से हमारे मोहल्ले में, घर में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े और फ़साद हो रहे हैं। उसके बाद वो आता है और अपनी बहन को वहाँ से लेकर के चला जाता है। लेकिन जो है जाते-जाते वो जो नीता होती है वो कहीं न कहीं सौरभ का नंबर ले लेती है और 15-20 दिन तक ये लोग खूब जम करके दिन-रात जो है बातें किया करते थे। लेकिन इनकी प्यार मोहब्बत जो है जग ज़ाहिर थी, ये लोग आपस में एक-दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते थे। तभी एक दिन ऐसा होता है कि नीता अपने घर से भाग आती है और सौरभ के घर पे आती है और सबके सामने अपने प्यार का इज़हार करती है और कहती है कि मैं शादी करूँगी तो इससे ही करूँगी। वो दोनों लोग अपनी-अपनी ज़िद पर अड़ जाते हैं। घर वाले उस उन दोनों को बहुत ज़्यादा समझाते हैं कि बदनामी होगी, लेकिन घर वालों की बात वो लोग दोनों लोग बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। तभी एक दिन ऐसा होता है कि रात का मौका पा कर के वो दोनों लोग एक-दूसरे के साथ भाग जाते हैं और घर वाले उन लोगों को ढूँढने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग कहीं पर भी नहीं मिलते हैं और वो लोग अपनी ज़िंदगी में पूरी तरीके से आज दोस्तों एन्जॉय कर रहे हैं। दोस्तों ये थी आज की हमारी कहानी। दोस्तों ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा